फंक्शन जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उनको जैसे आज हम बात करेंगे। एक तो फंक्शन की नीड क्या थी उसको ज़रा दोबारा से देख लेते हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, फंक्शन बना के हम अगर आप प्रोग्राम लिखें उससे क्या हमें अचीव होता है उसको हम बात कर लेंगे। और उसके बाद हम फंक्शन के टाइप्स की बुनियादी बात कर लेंगे, किस तरह की दो बुनियादी टाइप्स हैं फंक्शंस की। और फिर फंक्शंस के साथ जुड़ी डिफरेंट टर्म्स को जिक्र कर लेंगे कि फ़ंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है और फंक्शंस कॉल क्या है, ठीक है। और फिर हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे और एट द एंड हम फंक्शन के साथ जो बड़े ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, एक है फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं दो तरह से हम कॉल कर रहे होते हैं। एक मैकेनिज़्म कहते हैं फंक्शन कॉल बाई वैल्यू और दूसरा कौन सा है, कॉल बाई रेफरेंस। ये दोनों क्या हैं इंशाल्लाह इनको डिटेल से हम देखेंगे, ठीक है। और कुछ होमवर्क टास्क भी हैं, वो डॉक्यूमेंट मेरा ख्याल ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया, प्लीज़ आप उसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये शुरू कर लेते हैं बात फंक्शंस की नीड के हवाले से। देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा और फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोग्राम जो था ये 1000 लाइनों का कोड है। इसके अंदर सीक्वेंस के अंदर स्टेटमेंट भी आ रही हैं, डिफरेंट जगहों पे कंडीशंस भी आ रही हैं, डिफरेंट जगहों पे लूप्स भी आ रही हैं, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। कि एक ही प्रोग्राम लिखें, जो भी आपकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए सारा कोड आपने मेन के अंदर ही लिख लिया, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इस तरह से प्रोग्राम लिखें तो सम टाइम आप रियलाइज़ करेंगे कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट ऐसी हैं जिन्हें आप बार बार यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऐसे ही एक आपने प्रोग्राम लिखा है, उसके अंदर ना जो डेसिमल से ना डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का जो कोड है ना, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसे आपने इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर उसकी बुनियाद पे कुछ आपने कैलकुलेशंस की और फिर आगे चलते चलते फिर आपको दरमियान में कहीं जाके ना इसी तरह का कोड आपको दोबारा लिखना पड़ा, जो क्या करता है दोबारा से डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्जन कर, ठीक है। तो एंड सो ऑन ऐसे करके एक तो तरीकाकार है कि ऐसे ही हम लिख लें और कल को फॉर एग्जांपल आपने इस प्रोग्राम को रन किया और आपने देखा यार इसके अंदर कुछ मसले मसाइल है, इसके अंदर कोई लॉजिकल एरर आ गया, तो आपने क्या फिर क्या करना पड़ेगा बीइंग प्रोग्रामर, आपको यहाँ एडिट किया, प्रोग्राम को एडिट करते हुए आपको यहाँ चेंजेस करनी पड़ेंगे और एट द सेम टाइम यहाँ भी चेंज कर। और अभी मैं दो जगह पे बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने 10 जगहों पे इसी तरह के कोड को लिखा है, तो 10 जगहों पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा बीइंग अ प्रोग्रामर, आपको प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीकाकार तो आप ऐसे करें और मॉडिफिकेशन करें, प्रोग्राम को मेंटेन करें ऐसे ही। तो आपने देखा कि इस प्रोग्राम को मेंटेन करना कोई आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और इस तरह से इस प्रोग्राम की लॉजिक को अंडरस्टैंड करना ना, सारे प्रोग्राम को ऐसे करके कोड को रीड करके आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम क्या किस तरह का काम कर रहा है। तो अगेन इसको रीड करना और इसको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है। तो अभी मैंने दो बातें की हैं, एक तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और दूसरा क्या है इसको रीड करके फिर अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसका आसान हल क्या है, आप क्या करें, इंस्टेड ऑफ कि आप ये वाला कोड बार बार लिखें, आप अपने ही प्रोग्राम के अंदर एक बना लें, क्या फंक्शन बना लें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ एफ के नाम से एक फंक्शन है, तो आप क्या करें, अब इस फंक्शन के अंदर ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट हैं जिन्हें आपने कहा ये जो ब्लॉक है जिसके अंदर आपने बेसिकली क्या किया हुआ है, डेसिमल से बाइनरी का कोड लिखा हुआ है, आप एक जगह पे लिखें और जहां जहां जरूरत है इस जगह पे क्या करें, ये कोड ना लिखें बल्कि क्या करें इस वाले फंक्शन को क्या कर लें, आप कॉल कर लें। ये कॉलिंग क्या है मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ। तो अब देखें इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा हुआ कि एक जगह कोड आपने लिखा और जहां जहां जरूरत है उस जगह पे इस फंक्शन को क्या कर लिया, आपने कॉल कर लिया, ठीक है। तो ऐसा करने से आप देखें जरा, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बग था, आपकी ये जो लॉजिक आपने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के अंदर लिखी हुई है, आपको कहाँ चेंज करने पड़ेगी, कितनी जगहों पे जाके चेंज करना पड़ा, सिर्फ एक जगह पे। यानी कि यहाँ पे अपने प्रोग्राम के इस फंक्शन के अंदर आए और आपने एडिट किया, इसको मॉडिफाई किया, इसकी लॉजिक को टेस्ट किया और दैट्स इट, फिर कंपाइल किया और रन किया। तो फिर अगर कोई मसला है तो फिर गेन आपने सिर्फ एक ही लोकेशन पे आपने देखा, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, प्रोग्राम को मेंटेन करना बड़ा आसान हो रहा है। और क्या फायदा हो रहा है, देखें ऐसा करने से एक प्रोग्राम की रीडेबिलिटी, मैं एक फंक्शन लिखा, मल्टीपल फंक्शन लिखे ना आपने, तो जस्ट आपके फंक्शन के नाम से ही आपको अंदाजा होगा ये क्या काम कर रहा है। तो अगेन इससे क्या हो रहा है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बेहतर हो रही है, प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी बेहतर हो रही है। और एक और बड़ा शानदार इस्तेमाल, वो क्या फायदा हो रहा है कि आप एक ही कोड को क्या कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं,
रीयूजेबिलिटी, फंक्शन के साथ क्या फ़ायदा हो जाता है, उसी कोड को बार बार आप यूज़ करें, जिसका इंशाल्लाह आप आज हम एग्जांपल भी देखेंगे कैसे हम रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अपने किसी प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ भी करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, इसी तरह से एक और फ़ायदा बड़ा शानदार है कि इस फंक्शन के अंदर जितना भी डाटा है ना, इसके अंदर जो भी कम्प्लेक्सिटी है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल आपने बनाए हैं, आप उसी नाम के वेरिएबल अपने मेन फंक्शन के अंदर भी रख सकते हैं। देखें जनरली क्या होता है, आपने एक वेरिएबल का नाम यहाँ लिखा, अगली 10 स्टेटमेंट के बाद दोबारा से उसी नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते आप। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब फंक्शन के साथ क्या होगा मामला, अब फंक्शन की बॉडी के अंदर आप कोई भी वेरिएबल बना लें, फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम रखा आई, आप उसी नाम का आप मेन के अंदर कोई और वेरिएबल भी बना सकते हैं आई के नाम से। कहने का मतलब क्या है, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखे हुए जो वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही होता है, वो लोकल होते हैं, बाहर वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इंशाल्लाह आईडीए को डिस्कस करेंगे। हमारा जो कोर्स है उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इंशाल्लाह उसके अंदर हम आईडीए को डिस्कस करेंगे, जिसका आईडीए कॉन्सेप्ट का नाम है, जिसे हम कहते हैं डाटा हाइडिंग या इनकैप्सुलेशन। ये फंक्शन के अंदर भी तकरीबन कुछ ऐसा ही मामला हो रहा है क्या, जो इसके अंदर कोड लिखा होगा ना, जो इसके अंदर वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए होंगे, आउटसाइड द वर्ड वो हाइड है, उसी नाम के आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस वेरिएबल को एक्सेस भी करना चाहें, आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसके बड़े फ़ायदे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी ये बात भी हम करेंगे लेटर ऑन भी। तो अभी यानी कि फंक्शन के फ़ायदों की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो एक फ़ायदा क्या है, जो भी इसके अंदर कोड लिखेंगे उस आपने कोड की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दी, इस फंक्शन तक महदूद कर दी, और जो डाटा आपने इसके अंदर डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, वो इस फंक्शन के अंदर ही है, उसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही है, वो बाहर विजिबल नहीं होगा। यहाँ जो वेरिएबल का नाम रखा, आप चाहें तो मेन के अंदर किसी और फंक्शन के अंदर भी जो है वही नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे थे जो मैंने आपको लिस्ट की। कोई सवाल इस हवाले से? ठीक है, कुछ मोटिवेशन समझ आई है फंक्शंस की? ठीक है, तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, आपका कोई भी एक फंक्शन हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बजाय कि उसे आप एक ही मेन के अंदर ही सारा कोड लिखें, ठीक है, वुड बी नाइस कि आप क्या करें, अपने प्रोग्राम के छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दें, छोटे छोटे सब टास्क के अंदर छोटे छोटे फंक्शंस बना लें उसके। तो ऐसा करने से क्या होगा, वही सारी जो मैंने बातें अभी की हैं कि प्रोग्राम को मेंटेन करना आसान हो जाएगा, प्रोग्राम ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, रीडेबल होगा। ठीक है, और आपके जो डाटा है फंक्शंस के अंदर वो ज़्यादा हाइड किया हुआ होगा, उस फंक्शन डाटा को आप और फंक्शंस के अंदर उसी नाम के वेरिएबल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फ़ायदे थे। ये बात समझ आ गई जी? चलें अब हम बात कर लेते हैं कि मैं किसी फंक्शन को पहले बात कर लेते, फंक्शन की टाइप्स बेसिकली कितनी होती हैं जी, फंक्शंस की टाइप क्या है, कितनी है, शाबाश बताएंगे कितनी तरह के फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं जी? बुनियादी 2 तरह के, कौन कौन से? हम जो बात कर रहे हैं वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप की बात, वेरी फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि यूजर डिफाइंड जो फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शन आपने यूज़ किए हैं, ठीक है, इट्स फाइन। जैसे प्रिंट एफ के नाम से फंक्शन था, स्कैन एफ के नाम से फंक्शन था, ठीक है ना, इसी तरह से और भी फंक्शंस हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की हम बात करें तो इसकी टाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ। शाबाश जी, क्या शाबाश। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो पैरामीटर रिसीव करते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे जो पैरामीटर रिसीव नहीं करते, और इसी तरह से और क्या टाइप होगी, कुछ रिटर्न करते हैं और कुछ रिटर्न नहीं करते। ठीक है, तो टोटल बेसिकली 4 टाइप्स के आगे फंक्शंस, वो क्या कि आर्गुमेंट लेते भी हैं, उनको आर्गुमेंट उनकी लिस्ट के अंदर आर्गुमेंट्स की वैल्यू होती भी है, और एट द सेम टाइम वो वैल्यू को रिटर्न भी करते हैं। ये एक टाइप आ गई। दूसरी टाइप कौन सी है? दूसरी टाइप क्या आ गई, वो रिटर्न कुछ नहीं करते और उसको आर्गुमेंट लिस्ट पास का आप करते हैं, कोई ना कोई डाटा आप पास करते हैं। और तीसरी तरह की टाइप कौन सी है फंक्शंस की जी, वो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं लेकिन कुछ वैल्यू रिसीव नहीं करते। और तीसरा के कौन सा फंक्शन होंगे, जो ना कोई वैल्यू लेते हैं ना कोई देते हैं। ये एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी, वो कौन से फंक्शन होंगे जो कोई वैल्यू इनपुट भी ले रहे हैं और कोई वैल्यू रिटर्न भी करते हैं, वो कौन से फंक्शन होंगे जी? सम का फंक्शन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर का कोई फंक्शन, रेज टू पावर के नाम से फंक्शन, अभी हम देख भी लेते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा जी एग्जांपल है स्क्वायर के फंक्शन,
मैं सारी इसकी बात करता हूँ जैसे अभी एग्जांपल, ये इसके डाटा टाइप कैसे फंक्शन लिखते हैं वो सारी बात अभी करेंगे, लेकिन ऐसे समझे ये एक एग्जांपल है स्क्वायर फंक्शन की, जिसको आप कोई पैरामीटर पास भी करेंगे और ये कोई वैल्यू रिटर्न भी करेगा, ठीक है। और क्या फंक्शन हो सकता है जो कोई वैल्यू रिटर्न करे। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से इनपुट लेना चाह रहे हैं यूजर ना, टू टाइप करे, वो गेट करे कीबोर्ड से वैल्यू और हमें रिटर्न करे। तो गेटर जो फंक्शन होते हैं बेसिकली वो कैसे हैं, जो सिर्फ वैल्यू को ही रिटर्न करते हैं, लेकिन इन आर्गूमेंट के अंदर कोई वैल्यू पास आप नहीं कर रहे होते, ठीक है। इसी तरह से मैं जस्ट हेडर लिख रहा हूँ, अभी जस्ट हेडर लिख रहा हूँ, ठीक है, बॉडी नहीं लिख रहा, या मैं जस्ट उसकी प्रोटोटाइप लिख रहा हूँ फंक्शन की, ये मैं बात करता हूँ थोड़ी देर। और इसी तरह से और क्या टाइप है जी, कोई सेटर फंक्शन, शाबाश, के जिनको हम क्या करते हैं सेट के नाम, जितने भी सेटर फंक्शन है इसकी बात इंशाल्लाह करेंगे लेटर ऑन भी, ये ऐसे फंक्शन है जो कोई पैरामीटर की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। और इसी तरह से कुछ ऐसे फंक्शन है ना कोई वैल्यू लेते हैं ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई डाटा प्रिंट कराना है, कोई हार्ड कोडेड मैसेज है उससे प्रिंट कराना है, ठीक है, हेलो का मैसेज, इस तरह का कोई मेन्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो फंक्शन है तो वो हम इस तरह से करके लिख सकते हैं। ये बात समझ आ गई? चलें जी, ये कुछ टाइप्स की बात कर ली। अब अगर हम एक्चुअली जरा देख लेते हैं फंक्शन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस तरह से हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। क्या मतलब, फंक्शन डेफिनेशन की हम सबसे पहले बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी फंक्शन लिखना तो सबसे पहले उसका क्या लिखना है आपने, नेम। कैसा नेम होना चाहिए जी, बिल्कुल वही जो वेरिएबल्स के साथ आपने रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं नाम रखने के वाले से, बिल्कुल वैसा ही आपको फंक्शन के साथ भी उन्हीं रूल्स को एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, ठीक है। कैसे नाम होने चाहिए, बड़े ही मीनिंगफुल डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, पढ़ते सारी पता चले ये का फंक्शन क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्क्वायर फाइंड करना है, एक नंबर इनपुट दें तो वो स्क्वायर फंक्शन वो वैल्यू स्क्वायर कर दे, तो क्या नाम होना चाहिए, स्क्वायर। एक फंक्शन है उसे मैं एक नंबर पास करता हूं और एक पावर की वैल्यू पास कर देता हूं, तो वो क्या करता है, इस नंबर को उतनी दफा उसकी पावर लेके मुझे रिटर्न करता है, तो क्या नाम होना चाहिए इसका, रेज टू पावर। इस तरह से ना कोई नाम होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। अच्छा जी, और क्या करना है, ये फंक्शन का नाम लिखते हैं और छोटी ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखते हैं, यहाँ आर्गुमेंट लिस्ट लिखते हैं कि कितने पैरामीटर इसे हम पास करेंगे, एक पास करेंगे, दो पास करेंगे, कितने पास करेंगे, तो वो सारे आपने एक लिस्ट के अंदर कामा सेपरेटर लिस्ट के अंदर लिखा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, डाटा टाइप आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा कोई डाटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, सो ऑन। एक वेरिएबल है सिंपल, आपने डाटा टाइप लिखेंगे और साथ उसका वेरिएबल का क्या जी, यहाँ पे कोई नाम लिख देंगे आप, ठीक है, कोई नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने एक वेरिएबल, आप इसी तरह से कामा डाल के जितने आप लिखना चाहें, जितनी आप रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं पावर की बात करूं या स्क्वायर की बात करूं तो इस फंक्शन के कितने पैरामीटर होंगे, आर्गुमेंट कितने होंगे, जस्ट एक। अगर रेज टू पावर के नाम से फंक्शन है तो उसके कितने पैरामीटर होंगे, दो। एक मैं नंबर पास करूंगा, दूसरा मैं पावर पास करूंगा, वैल्यू कितनी उसकी पावर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से इसकी हर फंक्शन की कोई ना कोई, या मतलब ये फॉर एग्जांपल ये फंक्शन कोई रिटर्न वैल्यू करता है तो यहाँ क्या लिखेंगे, डाटा टाइप। तो फॉर एग्जांपल ये फंक्शन स्क्वायर की वैल्यू रिटर्न करता था, तो आपने उस स्क्वायर जो वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल आप जो स्क्वायर फाइंड करना इंटीजर वैल्यू को करना चाह रहे हैं, तो आपने इंटीजर यहाँ पे लिखना है, यानी कि जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा, किस टाइप की वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा, वो टाइप आपने डाटा टाइप यहाँ पे आपने मेंशन करनी, किस टाइप की वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी टाइप क्या है, ठीक है, तो वो हम लिखेंगे। तो और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट शुरू और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज, और इस दौरान आप क्या लिखेंगे, सारा वो कोड लिखेंगे जो बेसिकली क्या करेगा। फॉर एग्जांपल स्क्वायर की बात है तो वो स्क्वायर वाला कोड यहाँ इसकी बॉडी के अंदर आप लिखेंगे, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन रिटर्न करने, कोई वैल्यू रिटर्न करने वाला है तो आखिरी इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, रिटर्न, ये कीवर्ड है आपको लिखना होगा, और आगे वो वैल्यू आप लिख दें, ठीक है। वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी है तो वो आप लिख दें, ठीक है। जैसे मैं स्क्वायर के फंक्शन को लिखना चाहूं तो शाबाश मैं और यहाँ पे बेसिकली वो वैल्यू लिख दें। अब मैं कहता हूँ ये बेसिकली मैंने जस्ट आपको डेफिनेशन आपको बताई, फंक्शन की डेफिनेशन का हुलिया ये है
शाबाश। अब मैं आपसे कहूँ कि स्क्वायर का फंक्शन ज़रा लिख दें, लिखेंगे आप लोग? फिर मैं लिखता हूँ। चलें जी, सारे लोग लिखें। चलें जी, आपका नाम क्या है? हारून ने ये ना स्क्वायर का फंक्शन यहाँ पे हमारे लिए लिख दिया है, ठीक है। तो देखें, वैसे इसका नाम क्या रखा, स्क्वायर का फंक्शन लिखना था तो नाम स्क्वायर ही रख दिया, इट्स फाइन। इसे एक नंबर इनपुट आएगा तो इंटीजर और साथ जैसे वेरिएबल डिक्लेयर आप करते हैं वैसे लिखा हेडर के अंदर। और यहाँ पे इसने चूँकि वो वैल्यू को स्क्वायर करके उसे रिटर्न करना है तो यहाँ पे इंटीजर यानी किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, वो इंटीजर तरह की वैल्यू होगी, तो इस वजह से क्या लिख दिया, इंट। और इसकी बॉडी के अंदर देखें आप वो क्या हो रहा है इसकी बॉडी के अंदर इन्होंने ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, इससे मैं ऐसे भी कर लूँ तो अभी ठीक है, जस्ट टू मेक के एक स्टेटमेंट के अंदर कोई एक काम हो रहा, ठीक है, मल्टीपल काम ना हो रहे हो, तो हमने ऐसे भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल बनाएं जिसका नाम स्क्वायर रखें। ये इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट है तो उसके अंदर इनिशियल वैल्यू का डाल दिया हमने 0, ठीक है। तो अच्छा, वैसे ये नाम रख सकते हैं, कोशिश हाँ, आइडेंटिफायर को ना आपस में कंफ्यूज ना करें, जो फंक्शन का नाम है वैसे वेरिएबल का नाम ना रखें, ठीक है। कंपाइलर भी पकड़ लेता है और वैसे भी हमें भी कोई ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, तो क्या मतलब इसका नाम ये ना रखें, वुड बी नाइस, आप क्या रख दें, रिजल्ट रख दें, ठीक है, कि इसके अंदर रिजल्ट आएगा, स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट है वो हम रख लें। तो आगे हम क्या कर रहे हैं, आगे सिंपल हम रिजल्ट वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू रख रहे हैं, स्क्वायर करके वो वैल्यू रख रहे हैं, और उसके बाद क्या है, और एंड पे हम क्या करते हैं, वो वैल्यू हम रिटर्न करें। इन 3 लाइनों की जगह पे आप सिंपल एक लाइन भी लिख सकते हैं, आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, रिटर्न एंड मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इट्स फाइन, स्टिल इट्स ओके। ये जस्ट हम प्रोग्राम की या फंक्शन की रीडेबिलिटी को बेहतर कर रहे हैं और बता रहे हैं, अच्छा जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं, इट्स फाइन। हाँ जी, कोई सवाल है? दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड दिस, ये जो कुछ भी लिखा है ये क्या कहलाता है, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर क्या आता है, पूरा हेडर जिसके अंदर आप फंक्शन का नाम बता रहे होते हैं, किस टाइप के आर्गुमेंट वो रिसीव करेगा, किस तरह की वैल्यू वो रिटर्न करेगा, और एट द सेम टाइम बॉडी भी उसकी आप लिख रहे होते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या है, वो फंक्शन क्या काम करता है, वो पूरा आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम इसे यूज करते हैं, तो मेन के अंदर हमने क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर हम इसे कॉल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हार्ड कोड करता हूँ, ऐसे कोई वेरिएबल है जिसके अंदर इनिशियल कोई वैल्यू मैं रख लेता हूँ, ये यूजर से भी ले सकते हैं, तो प्लीज़ एंटर नंबर, कोई नंबर इनपुट ले लें आप, उसके बाद उसे स्क्वायर को कॉल करें और जो रिजल्ट आए उसे आप प्रिंट करवाएं, ठीक है, ये सारा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं ऐसे ही करता हूँ, क्या, एक वेरिएबल बना लिया और उसको इनिशियलाइज कर लिया 10 की वैल्यू के साथ, उसके बाद फिर क्या करता हूँ, देखें ज़रा, यहाँ मैं क्या करूँ, स्क्वायर के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ये फंक्शन डेफिनेशन थी। अब मैं बात करने लगा हूँ इसको इस्तेमाल करना है, इसको कॉल करना है, तो कौन सी स्टेटमेंट लिखेंगे आप, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होती है कि फंक्शन का नाम जिस लें आप, और जो आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर उसे पैरामीटर जो आर्गुमेंट है ना उसके देखें किस तरह के कितने चाहिए और किस तरह के चाहिए, बस वो उसे पास कर दें, वो वेरिएबल आप पास कर दें। बड़ी तवज्जो फरमानी है, बहुत आसान बात है, कुछ मुश्किल नहीं, जस्ट वेरिएबल का नाम लिया और आगे आपने पैरामीटर लिस्ट पास कर देनी। वो पैरामीटर क्या है, हम ये नंबर पास करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, नाम। यहाँ इंटीजर नहीं लिखना, साथ कुछ नहीं लिखने की जरूरत, ठीक है, और दैट्स इट। इसके बाद इस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लें, इट्स अप टू यू। इस वैल्यू को जो भी रिजल्ट आए इसके साथ किसी वैल्यू को ऐड कर लें, इट्स स्टिल ओके। इस स्टेटमेंट को ऐसा जैसे ही प्रिंट करा लें, वो आप टू यू, आप जिस तरह से करना चाहें, ठीक है, ये मेरी बात समझ आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ कि इसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवा देता हूँ, जो आंसर आए उसे मैं यहाँ पे सेव कराता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मैं इसको ड्राई रन करने लगा हूँ। सर लोगों ने इंतहाई तवज्जो से प्लीज़ सारी बात को देखना, ठीक है, कि कैसे फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, किसी प्रोग्राम के अंदर।
अब मैं उसको बताने को सभी लोगों ने बहुत तवज्जो फरमानी है, ठीक है। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, देखें आपका प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद उसकी एग्जीक्यूटिव फाइल जब बनती है और जब वो मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है, उसे प्रोसेसर रन करने लगता है, कहाँ से रन करता है? मेन से करेगा कि स्क्वायर से करेगा? मेन से। हमेशा मेन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है आपने वहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू। तो मेन के अंदर क्या लिखा है सबसे पहले? ठीक है, यानी कि ये वाला इस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या है कि मेमोरी के अंदर डाटा पार्ट, हमने पता कोड पार्ट है, डाटा पार्ट है, तो डाटा पार्ट के अंदर एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम क्या है? नाम। इसकी मैं और भी वजाहत करता हूँ, डाटा पार्ट को फर्दर भी हम एलैबोरेट करते हैं, ठीक है, कैसे करके अभी हम बताते हैं, ठीक है। अच्छा चलें जी, देखें इस लाइन का फैक्ट कि मेन फंक्शन, इस लाइन का फैक्ट कि एक वेरिएबल बना जिसके अंदर वैल्यू आ गई 10, ठीक है। इस स्टेटमेंट का फैक्ट बड़ी तवज्जो से इसको मैं दो तरह से बताऊंगा। अभी सबसे पहले आसान करके जैसे आपको नजर आ रहा है वैसे ही बताता हूँ, फिर थोड़ा सा लेटर ऑन जब हम फंक्शन कॉलिंग के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको एक्चुअली स्टैक एक पर्सपेक्टिव में अंडर द हुड कैसे होता है काम वो बताता हूँ आपको। अभी ज़रा आसान करके देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब है छलांग लगना। अभी तक आपने अपने प्रोग्राम के अंदर छलांगे लगती देखी हैं दो तरह से करके। इफ की कंडीशन के साथ, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो सीक्वेंस के अंदर जैसे स्टेटमेंट चल रही है वैसे ही चलती रहे, और जैसे ही वो क्लोज ब्रैकेट आती है उससे बाहर आ जाते हैं, ऐसे ही होता ना। इसी तरह से जब अगर इफ के अंदर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होता है? एकदम से कंडीशनल जंप लगता है, आप उस इफ की बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से लूप के साथ आपने क्या देखा? फॉर एग्जांपल व्हाइल लूप है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, ऐसे ही है। दोबारा से घूम के क्लोजिंग ब्रैकेट से छलांग लगती है कहां पे? फिर इफ कंडीशन के ऊपर, सॉरी व्हाइल कंडीशन के ऊपर, मैं व्हाइल लूप की बात कर रहा हूं। तो छलांग कहां लगी? व्हाइल लूप के ऊपर। दोबारा से क्या कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी के अंदर, अदरवाइज कंडीशनल बाहर जंप लग जाएगी। ऐसे ना लूप के अंदर दो तरह के जंप लग रहे हैं, एक क्लोजिंग ब्रैकेट से कंडीशन पे और कंडीशन फॉल्स होने पे बाहर, ठीक है। तो ये आपने लूप के साथ देखा। इसी तरह से फंक्शन के साथ भी इस तरह के जंप भी हैं, लेकिन यहां पे क्या है कि कौन सा जंप है? दिस इज अनकंडीशनल जंप। क्या मतलब? यहां हम कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहे, लेकिन छलांग लगा रहे हैं। कहां पे? हमारे कोड के अंदर छलांग लग रही है, कहां पे? उस फंक्शन के अंदर जिसका नाम क्या है? स्क्वायर, ठीक है। और इस छलांग लगने के दरमियान क्या हो रहा है? डिटेल थोड़ी देर बाद, लेकिन कुछ वजाहत यहां पे देखें जरा क्या हो रहा है। बड़ी तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं हो रहा। यहां से वहां पे छलांग लग रही, लेकिन दरमियान में क्या हो रहा है ये मैं आपको इस जरा गौर से देखिएगा। वो क्या हो रहा है? इंट n इज इक्वल टू नम, यानी कि ये वेरिएबल की वैल्यू किसको साइन हो जाए? इस नम वेरिएबल को, जो कि n वेरिएबल को, जो कि एक नया वेरिएबल है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनिशियलाइजेशन हो रही है, एक नया वेरिएबल बन रहा है जिसका नाम है n, और उससे वैल्यू क्या मिल रही है? एक पुराने वेरिएबल की जिसका नाम नम है। तो दिस इज, इस छलांग के दौरान ये काम भी हो रहा है। डिटेल में अभी थोड़ी देर तक बताता हूं, लेकिन अभी बिग पिक्चर में हम इसे देख लेते हैं। इससे किसी को त्रास तो नहीं है? इन कहने का मतलब क्या है? एक नया वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है? n। एक नया वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है? n, और उसको वैल्यू क्या मिल गई? नम की। तो क्या वैल्यू इसके अंदर आ गई? 10, ठीक है। अब यहां पे जो चेंज है, या फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ये स्टेटमेंट चला लूं, जैसे यहां पे क्या हो रहा है? एक नया वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है? अच्छा, एक तरतीब से आप नजर आ रहा है, एक तरतीब से वेरिएबल बन रहे हैं, ठीक है। कैसे करके बन रहे हैं? कि इसके ऊपर, यानी कि जस्ट लाइक एक स्टैक, ये जो वेरिएबल बन रहे हैं बेसिकली स्टैक के ऊपर बन रहे हैं। तरतीब आपको नजर आ रही है कि क्या बना? वेरिएबल जिसका नाम क्या है? रिजल्ट, और उसके अंदर क्या वैल्यू आ गई? 0। अगली स्टेटमेंट के अंदर क्या है? n वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा है? 10, उसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ ही, और रिजल्ट किसके अंदर रख दो? रिजल्ट के अंदर। तो यहां पे क्या वैल्यू आ गई? 100। और इसके बाद क्या है? रिटर्न। रिटर्न स्टेटमेंट क्या कहती है? बड़ी तवज्जो से, बड़ी तवज्जो से वापस चले जाओ
ठीक है, कहाँ पे, जहां से आए थे, कहां से आए थे, मेन के अंदर इस वाली स्टेटमेंट से आए थे, वहां वापस चलो। कैसे करके, अपने साथ ये वैल्यू जो जुड़ी है ना, इसे साथ ले जाओ। ठीक है, रिटर्न ये इंटीजर टाइप की वैल्यू अपने साथ लेके वापस चले जाओ। कहां पे, जहां से आए थे। इसका मतलब है किसी तरह से वो एड्रेस, अगले काम का, वो अगली स्टेटमेंट का एड्रेस किसी तरह से सेव होता है। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूं। तो इसका मतलब क्या है, कहीं अंडर द हुड वो रिटर्न एड्रेस जिस जगह पे वापस जाना है वो भी सेव हो रहा है। ठीक है, तो अपीरेंटली यहां पे सादा करके अगर आपको दिखाऊं तो क्या मतलब होता है, ये वैल्यू वापस चली जाए और किस जगह पे जाके लग जाए या मिल जाए, जहां पे अगला काम होना है। कहने का मतलब, या इसको समझने के लिए आसान कर लें, ऐसे ही समझ लें, ये जो वैल्यू है ना, पेस्ट हो जाएगी किस जगह पे, जहां पे इस फंक्शन को आपने कॉल किया था। तो ऐसे समझे, इस जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इनके रिटर्न होने हो जाओ, वापस चले जाओ, क्या वैल्यू लेके, ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू कहां आ जाएगी, इस जगह पे। तो ये इस जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, 100। अब इस 100 को हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को जी असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इस वेरिएबल को एक नया वेरिएबल जिसका नाम क्या है, रेज, वो कहां बनेगा, इसके ऊपर। एक और बात नहीं, मैंने नहीं बताई, एक और भी इस रिटर्न के साथ देखिए, आप और मैं ऐड करने लगा। क्या होता है, इस वैल्यू को लेके वापस चले जाओ, एक काम और भी हो रहा है। और जो कुछ भी इस फंक्शन के रिलेटेड स्टैक पे ऊपर बना है, वो सारे का सारा क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है, मैं अभी थोड़ी देर तक दोबारा से भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ वैल्यू वापस चली जाएगी। रिटर्न स्टेटमेंट के साथ इस फंक्शन के बारे में जो जो वेरिएबल बने हैं, जो भी एड्रेस भी सेव है, जो कुछ, उसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं, जिसकी बात दोबारा से मैं थोड़ी देर तक दोबारा आपको बताता हूं। वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये दो चीजें थी, अपीरेंटली आपको नजर आ रही हैं, असल में और चीजें भी होंगी इसके अंदर, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डिस्कार्ड। कहने का मतलब, जब हम इस जगह पे ये वैल्यू आके लगेगी ना, मिल जाएगी इस वाले फंक्शन को, तो ये वाला सारा कुछ क्या होगा, ये सारा कुछ फंक्शन, ये सारा कुछ, ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है किसका, ये जो चीजें दोनों जुड़ी नजर आ रही थी आपकी, किसकी हैं ये, बेसिकली ये स्क्वायर फंक्शन की हैं। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो मेन के अंदर जैसे ही हम वापस आए, ये वैल्यू जी, अब रेज के नाम से एक वेरिएबल बना, डिस्कार्ड होने के बाद तरतीब समझ आ रही है। एक नया वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है, रेज, और उसको क्या वैल्यू मिल गई, 100। ठीक है, और उसके बाद जो हमने प्रिंट कराया वो क्या है, क्या प्रिंट हुआ, इस फ्लो समझ आ गया, फंक्शन कॉल का और रिटर्न का, अनकंडीशनल छलांग लगना और वहां से वापस आना, ये समझ आ गया। कोई सवाल इस हवाले से, श्योर। चले, अब हम एक और फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम है, फंक्शन का नाम मैं हेडर लिखता हूं, इसकी बॉडी आपने लिखी है, जिसका नाम है रेस टू पी, पी भी बड़ा लिखूंगा, पी और ठीक है, पावर से। इसको मैं दो आर्गुमेंट पास कर रहा हूं, एक वो नंबर, इंटीजर भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और दूसरा पावर। पावर हमारे इस केस के अंदर वो पावर क्या है, वो इंटीग्रल नंबर है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं इंटीजर p कह देता हूं, पावर। इस नंबर, इस फंक्शन ने क्या करना है, ये जो नंबर है ना, फॉर एग्जांपल नम, इसकी पावर उतनी ले लेनी है जो भी p की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल नंबर है 2 और p की वैल्यू है 3, तो क्या आउटपुट आनी चाहिए, 8। अंडर द हुड ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, लॉजिक, ये लैब के अंदर भी हमने किया था, पिछली क्लास के अंदर भी हमने कुछ बात की थी। बार बार क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर को। तो रेपिटेशन हो, जब भी आपको नजर आए तो क्या करना होता है, लूप लगाना। अब आप इस फंक्शन की लिखे शाबाश बॉडी, और ये क्या करेगा, किस तरह का नंबर रिटर्न करेगा जी, क्या टाइप होगी इसकी, बताएं शाबाश। मैं एक डेसिमल नंबर की पावर फाइंड करता हूं तो क्या रिटर्न होगा, डेसिमल ही ना, मैं डबल ले लिया ना, इस डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है कोई, तो फ्लोटिंग पॉइंट
की नंबर की मैं पावर लेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट ही होगा ना, तो रिटर्न टाइप क्या आनी चाहिए इसके यहाँ पे, डबल। ठीक है, अगर ये इंटीजर होता तो यहाँ पे भी इंटीजर लिखते हैं। चलें शाबाश, अब ज़रा इसकी बॉडी आप लिख दें। चलें, एग्जीक्यूशन हमें पता है हमेशा कहाँ से शुरू होती है, मेन से। ठीक है, तो मेन के अंदर बेसिकली क्या किया, सबसे पहले मैं साथ साथ इस तरह से आप डब्बे बनाते जाएंगे मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी इमेज अगर आपको क्लियर हो जाएगा ना तो प्रोग्राम की लॉजिक को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहली स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, बेसिकली एक वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है, नंबर, और उसके अंदर क्या वैल्यू आ गई, 0। दूसरा वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है, पावर, और उसके अंदर वैल्यू आ गई क्या, 0। ठीक है, कोशिश करनी है आपने कुछ प्री डिफाइंड या बिल्ट इन आपको फंक्शंस मिलते हैं। ये ना हो कि ये पावर तो आपने लिख लिया है तो मेक श्योर कर लें, कंपाइलर वैसे पकड़ लेगा, एरर दे देगा, तो नाम आपके डिफरेंट होने चाहिए। ये नहीं कि जो आप बिल्ट इन फंक्शन है उसी तरह का नाम अगर आप लें, ठीक है, तो वो फ़र्क होना चाहिए। अच्छा जी, तो इस तरह से आपने यूज़र को प्रॉम्प्ट किया प्लीज़ एंटर आ नंबर, तो यूज़र ने जो इनपुट की, फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट किया 2। ठीक है, ऐसे प्रॉम्प्ट आएगी जैसे यहाँ पे लिखा है प्लीज़ एंटर नंबर, आपने फॉर एग्जांपल 2 एंटर कर दिया, तो ऐसा करने से 2 कहाँ पे चला गया, इस वेरिएबल पे। ठीक है, अगली स्टेटमेंट क्या है, प्लीज़ एंटर द इंटीग्रल पावर दैट यू वांट द नंबर टू रेज 2। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट आपने लिखी, तो उसके बाद आपने पावर इनपुट ले ली कि उसकी पावर कितनी फाइंड करनी, तो वो पावर के वेरिएबल के अंदर चली गई। फॉर एग्जांपल हमने यूज़र ने एंटर किया क्या, 3, कीबोर्ड से 3 एंटर किया, तो कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो सी इनके थ्रू वो किसके अंदर आ जाएगा, पावर वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो इसकी बात हमने पहले की हुई है। ठीक है, कि कैसे सीन का ग्रेटर देन काम कैसे कर ये बात क्लियर है जी। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छा एक ही स्टेटमेंट के अंदर काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, सिंपल, इसको आप सिंपलीफाई भी करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करते हैं थोड़ी देर तक, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या, ये आउटपुट आएगी, उसके बाद फिर क्या होगा जी, ये नंबर आउटपुट आई, या फॉर एग्जांपल नंबर क्या है 2 रेज टू पावर, ये कांस्टेंट स्ट्रिंग ऐसा जैसी आएगी। इसके बाद पावर की वैल्यू क्या आएगी, फॉर एग्जांपल 3 एंटर किया 3, और फिर इस हार्ड कोड जो किया होगा ऐसा जैसे ही आता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, उस फंक्शन को हमने कॉल किया, तो यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कहाँ चला जाएगा जी, उस फंक्शन की ठीक है, उसके हेडर के ऊपर। ऐसा मिले ये वैल्यू उसके हेडर के अंदर जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया, ये वैल्यू उनको चली जाएगी। जैसा इन अदर वर्ड यहाँ पे 2 इनिशियलाइजेशन हो रही हैं, कौन कौन सी वाली, यानी कि एक स्टेटमेंट ये चल रही है डबल, यानी कि छलांग लगने के साथ साथ ही ये काम हो रहा होगा, यानी कि छलांग लगाई उस दौरान वहां तक पहुंचने तक ये काम हो जाएगा क्या, डबल नम इज इक्वल टू क्या, पहला आर्गुमेंट पहला पैरामीटर पहले आर्गुमेंट, दूसरा पैरामीटर दूसरे आर्गुमेंट को मिलेगा जी, तो ये क्या आ जाएगा नम। दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, यानी कि ये वैल्यू इस वाले वेरिएबल को असाइन हो गई और इस वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर लिया विद दिस वैल्यू। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इंट p इज इक्वल टू पावर। तो ये वहां से यहां से वहां तक जाने के दौरान ये काम हो जाना है। क्या मतलब, ऐसे समझ लें स्टैक पे 2 और वेरिएबल बन गए। अब ये किस फंक्शन के हैं, उस वाले फंक्शन के हैं। क्या, एक का नाम है p, पहला वेरिएबल क्या है नम, और दूसरा क्या है p। नम के अंदर क्या वैल्यू आएगी 2 और p के अंदर क्या वैल्यू आएगी 3। सही है, ये बात क्लियर है। उसके बाद हम उस फंक्शन की बॉडी के अंदर अब देखें, जैसे लास्टली भी बात कर रहे थे फैक्टोरियल की, जैसे एग्जांपल आपको दिखाई थी पावर के पर्सपेक्टिव में ना, तो जब भी हमने पावर फाइंड करनी है, यानी प्रोडक्ट का एस्पेक्ट था कुछ ना, और उस प्रोडक्ट वो जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम उस प्रोडक्ट वाली इक्वेशंस के अंदर जो स्टेटमेंट उसके अंदर हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वुड बी नाइस उस वाले वेरिएबल को आप किससे इनिशियलाइज करें, 1 से। किसी स्टेटमेंट के अंदर आप फंक्शन में सम ले रहे हैं और बार बार उसी सम के अंदर कुछ और वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं लूप के थ्रू, तो देन आप उस वेरिएबल को इनिशियलाइज किससे कर रहे थे, 0 से। तो ये ट्रिक्स हैं जिनका आपने ख्याल करना है। तो यहाँ अगर हम लूप के अंदर एक रिजल्ट सेव करवा रहे हैं और रिजल्ट वेरिएबल के अंदर बार बार नई वैल्यू लेके आ रहे हैं
और उस प्रोडक्ट का हिस्सा बना रहे हैं, तो उस वेरिएबल जिसका नाम रिजल्ट रखा है उसको इनिशियलाइज किससे करें आप? हम से, 1 से। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अब ये हम करना चाह रहे हैं, यूजर ने ये इनपुट दी, इसका क्या मतलब है? इसे अगर खोलें तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब हमने लास्टली जैसे सम के लिए किया था कि हमने खुद अस्यूम किया कि शुरू में ना हम ऐसा करते हैं, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो फर्क पड़ेगा इसके रिजल्ट के अंदर। और ये वैल्यू मैं किसके अंदर रख लेता हूँ? ये मैं रखता हूँ रिजल्ट के अंदर। और ये वैल्यू मेरी किसके अंदर है ऑलरेडी? ये मेरी ऑलरेडी किसके अंदर है? नम के अंदर। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट कहां पे सेव करूंगा? यानी कि मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय नम, और जो आंसर आया मैं किसके अंदर रखूं? रिजल्ट के अंदर। ऐसा करने में से मैंने क्या कर दिया, इसके रिजल्ट के अंदर क्या आ गई वैल्यू? 2। रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू आ गई? 2। अब मैं दोबारा से फिर नम से इसे मल्टीप्लाई करूं, यानी कि ऐसा करने से मैंने ये दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और रिजल्ट मेरे पास, रिजल्ट के अंदर वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फिर मैंने दोबारा से नम के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको? रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर क्या आ चुका है? 2। फिर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो अब वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। वो किसके अंदर आ गई? दोबारा से मैं रिजल्ट के अंदर सेव करता जा रहा हूं। ये जो भी आंसर आता जा रहा है मैं किसके अंदर सेव करता जा रहा हूं? ये जो भी आंसर आता मैं रिजल्ट के अंदर ओवरराइट कर रहा था। जिसके अंदर पहले 1 था, अब क्या हो गया? 2 था। फिर दोबारा से मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू आ गई? 4। दोबारा से फिर मैं ये वैल्यू हमेशा ही नम के अंदर तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये 2 2 2। तो जो भी मेरा प्रोडक्ट आता जा रहा है वो रिजल्ट के अंदर मैं सेव करता जा रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने काम कैसे कर दिया? वेरी सिंपल, यहां मैं एक लूप लगा ली है। वो कितनी दफा चले भाई? जितनी दफा आप इसकी पावर लेना चाह रहे हो। कितनी दफा लेना चाह रहे हैं? 3 दफा। तो इन्होंने शुरू किससे किया है? 0 से। 0 से शुरू करें तो इसका मतलब है पावर से 1 दफा काम करें, 3 दफा हो जाएगा ना, 0 1 2। सही है। ये अगर 1 से शुरू करना चाह रहे हैं तो फिर लेस देन और इक्वल लिख दें। ठीक है, बात समझ आ रही? तो ये लूप यही काम कर रही है जो भी आपको मैंने समझाया। अब देखिए इसके अंदर क्या कर रहे हैं, रिजल्ट के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या है, जरा देख ले इसको जरा। चलो सॉरी, दोबारा से ये मैं लॉजिक पे चला गया, कैसे काम कर रहे हैं आप। तो हमें इस फंक्शन की बॉडी के अंदर सबसे पहले कौन सा वेरिएबल बन रहा है? क्या नाम है जी उसका? क्या वैल्यू है उसके अंदर? 1। अब लूप के वेरिएबल हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं। आई वेरिएबल है, क्या वैल्यू है उसके अंदर? आई की वैल्यू है 0। ठीक है, हमें पता है फॉर लूप कैसे काम करती है। इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट, उसके बाद क्या होता है? पहला काम ये होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू हो, इस केस के अंदर है कि नहीं है, तो कंट्रोल कहां पे आएगा? इसकी बॉडी के अंदर। जी, इसकी बॉडी के अंदर आके क्या होगी? जी शाबाश, क्या होगा? रिजल्ट के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू क्या है रिजल्ट के अंदर? 1। रिजल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि हमारे नाम के अंदर पड़ी है। ये सारा कुछ इस फंक्शन के रिलेटेड था जिसका नाम हमारा क्या है? रेज टू पावर। ठीक है, और ये नीचे जो कुछ भी है ये किसका था? ये मेन के। ठीक है, अंडर द हुड ये रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ठीक है, इसे एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं किसी भी फंक्शन का। अच्छा, दोबारा से आए, ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम इसकी बॉडी के अंदर आए और यहाँ आके क्या किया हमने? ये काम किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 2। पहली दफा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगली दफा आप देखेंगे तो फिर वो आपको यूजफुलनेस नजर आएगी। रिजल्ट के अंदर 1 हमने जो रखा है वो क्यों रखा है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा ये यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आ गया? 2। तो वो किसके अंदर सेव हुआ? जी, रिजल्ट के अंदर। यहां से कंट्रोल कहां पे गया? जी, इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट। यहां से कंट्रोल कहां पे जाएगा? इंक्रीमेंट के अंदर। क्या इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट चलेगी कभी भी? इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट सिर्फ एक दफा चलती है, अब इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, फॉर के केस के अंदर दोबारा। अब हाँ जी, आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, आई की वैल्यू क्या बन गई? 1। ठीक है, 1 इज लेस देन, हाँ जी, पी की वैल्यू क्या है? 3। पी की वैल्यू क्या है? 3। कंडीशन ट्रू, दोबारा आए। हाँ जी, रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा है? 2। रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा है? 2 मल्टीप्लाई बाय नम विच इज 2, आंसर क्या आ गया? 4। रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू आ गई?
क्लोजिंग ब्रैकेट से छलांग कहाँ लगेगी? इंक्रीमेंट पे। आई की वैल्यू क्या हो गई? 2, विच इज 2 इज लेस देन 3, दोबारा इसकी बॉडी के अंदर आए, ठीक है। तो अब क्या होना है जी? इसके अंदर क्या पड़ा है? 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आ गया? 8। कहाँ सेव हो गया? रिजल्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहां से कंट्रोल यहां पे, आई की वैल्यू क्या हो गई? 3। आई की वैल्यू क्या हो गई? 3। क्या 3 से कम होता है? नो। कंडीशन क्या हो गई? फॉल। कहां छलांग लगेगी? इस फॉर के बाहर जो भी स्टेटमेंट है वो इस जगह, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या कहेगी? ये जो कुछ वहां वापस चले जाओ, इस वैल्यू को ले जाओ, और स्टैक का जो जितना भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो सारा इस फंक्शन के मुतलका, वो सारे का सारा क्या हो जाए? खत्म, डिस्कार्ड। और इस जगह पे समझे, इस जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या वैल्यू आ गई? तो आउटपुट क्या आ गई? कोई सवाल समझ आ गई फंक्शंस की? चले अब होमवर्क आपने करना है। यूजर इनपुट कर देता है पी की वैल्यू 0, तब भी आपके इस प्रोग्राम को चलना चाहिए, और वो शायद चल भी रहा है, नहीं आपने मेक श्योर कर। यूजर एंटर करता है कोई, यानी कि कहने का मतलब यह है ये तीनों केस आपके प्रोग्राम को हैंडल करने चाहिए कि यूजर पावर 0 एंटर करे, पॉजिटिव एंटर करे या नेगेटिव एंटर, ठीक है जी। ये करेंगे आप लोग। चलें एक फंक्शन और लिख लेते, इज इवन। चलें इसको मॉडिफाई करना है आपने, ये होमवर्क है। डॉक्यूमेंट जो शेयर किया उसके अंदर और भी होमवर्क है, प्लीज सभी को देखना है आपने। चलें ये एक और फंक्शन लिखते हैं, चलें सारे लोग लिखें। अच्छा जी, इजी वन। यहाँ बताना मकसद ये है कि आप किसी कंडीशन के अंदर भी आप किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें अब्दुल हनान आपने लिखा है, अब्दुल हनान ने थोड़ा सा कोड छोटा लिख दिया, होप्स हो के जिन लोगों ने एनके लगाई उन्हें तो ज़रूर नज़र आ रहा होगा, तो बाकी लोग थोड़ा सा ख्याल कर लें, ठीक है। जो चीज़ देख इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिखाने वाली है, थोड़ी सी मिस्टेक भी है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि मेन के अंदर एक इफ़ कंडीशन है जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करना चाहें तो भी कॉल कर सकते हैं। जैसे इस इवन का फंक्शन क्या करता है, अगर वो इवन नंबर है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ऑड है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस इवन को मैं कॉल करूँगा विद पासिंग सम वैल्यूज़, ये उसका नाम है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी चलेगी, एल्स ये चलेगा। और इसकी बॉडी के अंदर देख लें क्या लिखा है, वही नंबर इवन चेक करने की कंडीशन, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेंगे, एल्स हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। और इसकी रिटर्न टाइप क्योंकि हमने भूल रखी, ठीक है। इसमें कोई सवाल जी? कोई सवाल? अच्छा, ये अभी तक जितना भी हमने एग्जांपल देखी है उसके अंदर हम दो फंक्शन के दो चीज़ें फंक्शन की डिस्कस की हैं। एक फंक्शन की डेफिनेशन का जिक्र किया है, दूसरा हमने फंक्शन की दिस इज कॉल्ड, ये वाली स्टेटमेंट क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। और ये जो कुछ भी लिखा है दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। इसके साथ एक तीसरा एस्पेक्ट भी फंक्शन के साथ जुड़ा है जिसे कहते हैं बेसिकली क्या? फंक्शन, ये मैंने बात की फंक्शन डेफिनेशन, और तीसरा एस्पेक्ट लिया है फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन सिग्नेचर, इस तरह से भी हम कहते हैं। बेसिकली वो क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन बेसिकली क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन ये है कि सिर्फ आप देखें, आप ऐसे अपने प्रोग्राम के अंदर
डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे समझिए जब मैं किसी वेरिएबल को भी इस्तेमाल करना चाह रहा हूं तो पहले मैं क्या करता हूं, उसे डिक्लेयर करता हूं। ठीक है, तो इसी तरह से फंक्शन को भी मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूं मेन के अंदर, तो पहले मैं उसे डिक्लेयर कर दूं और फंक्शन की डेफिनेशन मैं मेन के बाहर लिख दूं। जैसा अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बेहतर करना आप चाह रहे हैं, अभी मैं आसान सी एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि इसको एक्सप्लेन करने के वाले से कि आप क्या चाह रहे हैं कि मेन से ऊपर क्या है, सिर्फ फंक्शन की डेक्लेरेशंस आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा अगर एक ही फंक्शन है तो इसकी डेफिनेशन, इसकी डेक्लेरेशन क्या होगी, इसकी मेन की ये इजीमन की डेक्लेरेशन क्या होगी कि आप सिर्फ इसका हेडर लिखें, ये वाला हेडर, और इसके अंदर ये जो नाम लिखा है ना आपने, भले लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं। ये लिखने के बाद यहां पे क्या डाल दें आप, सेमीकोलन। ये क्या कहता है, दिस इज अ फंक्शन डेक्लेरेशन। ये आपने कर दिया कहां पे, मेन से ऊपर। और अब इसे डिफाइन करना लाजमी है। आप डिफाइन कहां करें, मेन के बाद। चूंकि पहले अगर आप देखें, अगर मेन से पहले ही अगर डेफिनेशन कर देते हैं, डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप फंक्शन के बाद डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो फिर लाजमी है कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई ये कोई फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन करना है, लेटर ऑन डिफाइन किया हुआ। ठीक है, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप ये लिखें। इसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स हैं कि आप मल्टीपल फाइल्स के साथ अपने प्रोग्राम को लिखना चाह रहे हैं। एक फाइल के अंदर आपने डिफरेंट हेडर्स को लिखा हुआ है, डिफरेंट प्रोटोटाइप को लिखा है, सारे प्रोटोटाइप एक फाइल के अंदर डाल दें, सारे फंक्शन की डेफिनेशन एक फाइल के अंदर या मल्टीपल फाइल के अंदर डाल दें। क्योंकि बड़ा प्रोग्राम होगा तो आप टीम के अंदर काम करेंगे। जब टीम के अंदर काम करेंगे तो एक ही फाइल के मेन को ही नहीं सारे लोग लिख रहे होंगे उसी के अंदर कोड, यकीनन आप डिफरेंट फाइल्स के अंदर अपने कोड को लिख रहे होंगे। ये मेरी बात समझ आ रही है? तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है कि आपने ये इस सेंटेक्स को लिखना है, इस सेंटेक्स के साथ अपने प्रोग्राम के अंदर मेन के ऊपर आप इस तरह से फंक्शन को डिक्लेयर करें और ये आप मेन लिखें, और मेन के बाद आप यहाँ पे लिखें क्या, ये डेफिनेशन जो आपने ऊपर पहले लिखी थी अब मेन के बाद में आप लिखें। ठीक है, ये बात समझ आ गई? कोई सवाल इस हवाले से? चलें, अब एक और फंक्शन, एक और प्रोग्राम, अगेन ये होमवर्क है लेकिन मैं इसको यहां पे बताना चाहूंगा। ये कंप्यूट करना कोई मुश्किल है, ये फंक्शन बनाना, एरिया ऑफ सर्कल। इसे मैं क्या पास कर रहा हूं, रेडियस। तो ये क्या करेगा, यानी कि किसी भी एरिया, किसी भी सर्कल का मुझे एरिया फाइंड करके दे देगा। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल, बड़ी वजह से देखिए इस बात, हाँ जी आवाज नहीं है, मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूं, मैं ना इसके अंदर एक रिंग है, ये एक रिंग है, मैं जस्ट इस रिंग का एरिया फाइंड करना चाह रहा हूं। शाबाश, बताएंगे कैसे फाइंड कर सकता हूं, और क्या मैं इस एरिया ऑफ सर्कल के फंक्शन को यूज कर सकता हूं? जी शाबाश, सवाल समझ आया कि नहीं? जी शाबाश, कैसे करूंगा? शाबाश, कि मैं पहले आउटर जो सर्कल है इसका ये वाला रेडियस है, जिसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया रेड आउटर, ये मैं यूजर से इनपुट करूं और फिर मैं यूजर से क्या इनपुट लूं, रेड इनर। ये दोनों सर्कल की मैं लूं इंफॉर्मेशन यूजर से, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या करूं, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग मैं किसको करूं, पहले इस रेडियस के साथ इस फंक्शन को कॉल करूं, फिर दूसरे के साथ करूं, और फिर क्या करूं, दोनों को सबट्रैक्ट कर। यानी एक ही फंक्शन को बार बार यूज कर रहे हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर। ये बात समझ आ रही है? इसको आपने करना प्लीज। तो एक काम तो ये होगा, दूसरा ये एक और मेक श्योर आपने काम करना है, वो क्या कि यूजर हाँ ये नेगेटिव ना दे, और दूसरा एक तो नेगेटिव ये रेडियस नहीं होता, दूसरा और क्या मेक श्योर करना है कि रेडियस आउटर की वैल्यू हमेशा इनर से बड़ी होनी चाहिए। तो वैलिडेशन आपने मेक श्योर करना, ठीक है? तो और इसका मेन लिखना है आपने, तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज इसे भी आपने करना, ठीक है? अब मैं आज के लेक्चर के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना उसका जिक्र करने लगा। वो क्या है? वो है कॉल बाय वैल्यू
और कॉल बाई फंक्शन रेफरेंस के अंदर क्या फ़र्क है। मोस्ट काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल गया, थोड़ी सी डिटेल मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ। तो अब मैं कोई एक आसान सा फंक्शन लिख लेते हैं ताकि इस वाले कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करें, ठीक है। तो वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई दो तरह के मैकेनिज्म यूज होते हैं किसी भी फंक्शन जो अभी तक आपने पढ़ा है ना, वो क्या है, कॉल बाई वैल्यू। सी का डिफॉल्ट बेसिकली क्या है, जब भी आपने कोई वेरिएबल पास किया तो वो क्या होगा, कॉल बाई वैल्यू। फॉर एग्जांपल अभी हमने फंक्शन लिखा इंट स्क्वायर यहां आपने ये वाले सारी डिटेल लिखी थी, ठीक है। और मेन के अंदर आपने इसे कॉल किया कैसे करके, फॉर एग्जांपल यहाँ एक नंबर ले लिया आपने, यूजर्स भी ले सकते हैं लेकिन ऐसे ही मैं हार्ड कोड करता हूँ, एक फिक्स वैल्यू रखता हूँ और आपने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, आपने लिखा स्क्वायर और इसे पास किया वैल्यू की नम, ठीक है। और इसके बाद अगर आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, आप इसे प्रिंट करा लें। तो ये हमारा प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को फिर दोबारा से देख लेते हैं, ये प्रोग्राम कैसे चलेगा और कॉल बाई जो वैल्यू है वो मैकेनिज्म कैसे इंप्लीमेंट होता है। और थोड़ी सी मैं डिटेल जो पहले ऐड किया, जो कुछ पहले बताया उसके अंदर थोड़ा सा कुछ ऐड करूँगा, और थोड़ा सा मशीन लेवल पे ना, प्रोसेसर लेवल पे या असेंबली या मशीन कोड लेवल पे क्या हो रहा होता है वो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। होप से उससे अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। इस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या है, दोबारा से क्या बनेगा जी, स्टैक के ऊपर ये वेरिएबल बना किसका, मेन का, जिसका नाम क्या है नम, उसके अंदर वैल्यू आ गई 10। इस स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट है, अब मैं वो बताने लगूंगा आपको जरा थोड़ा सा मशीन लेवल पे जाके, कि जब इस स्टेटमेंट को कंपाइलर कंपाइल करता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मशीन कोड जनरेट होता है उसके अंदर क्या कुछ हो रहा होता है, मैं वो बताने लगा, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये स्टैक पे कॉपी होती है, ठीक है। वो कैसे करके, इनके पुश होती है, जस्ट लाइक इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ें आप मशीन लैंग्वेज का जो कोर्स पार्ट, असेंबली लैंग्वेज का जो कोर्स पार्ट है उसके अंदर आप देखेंगे। तो ऐसा करने से क्या हुआ, 10 यहाँ पे क्या हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है जी, ये बात क्लियर है यहाँ पे। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी कॉपी होती है, एक और वैल्यू चीज़ भी पुश होती है। देखिए छलांग लगा के घूम के वापस भी आना ना, किस जगह पे आना है, जहां से छलांग लगाई थी, ठीक है। तो क्या मतलब, रिटर्न एड्रेस भी सेव करवाना होता है। इस स्टेटमेंट के कौन सी ये वाली स्टेटमेंट के बाद ये बेसिकली एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन जब ये मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट होगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद वाली जो भी स्टेटमेंट है उसका एड्रेस, देखिए पहले दिन हम बता रहे थे कि आपके प्रोग्राम के दो हिस्से हैं, एक कोड पार्ट है, एक डाटा पार्ट है। तो डाटा पार्ट की एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये वाला जो शो कर रहे हैं आपको स्टैक वाला पार्ट। अभी इसके और भी पार्ट्स हैं डाटा पार्ट के, वो भी इंशाल्लाह आपको बताए जाएंगे। एक हीप का पार्ट है, एक ग्लोबल डाटा का जिसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं या स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं, वो भी पार्ट है, उसकी बात भी होगी। तो कोड पार्ट की ही बात करें या डाटा पार्ट की बात करें, तो मेमोरी के साथ दो चीज़ें जुड़ी हैं, या कंटेंट्स जुड़े हैं, वो इंस्ट्रक्शन के कंटेंट्स हो सकते हैं, डाटा के कंटेंट्स हो सकते हैं, और साथ क्या है, एड्रेसेस है। तो अब इससे अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, वो अगली इंस्ट्रक्शन क्या है, असाइनमेंट वाली। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं उस असाइनमेंट स्टेटमेंट का जो एड्रेस है ना, अपने तौर पे रख लेता हूं ऐसे समझने के लिए। ऐसे मैं कहता हूं उसका एड्रेस है 5000, उस एड्रेस, उस मेमोरी लोकेशन का जहां पे असाइनमेंट होनी है, किसकी, इस वैल्यू को इसके अंदर असाइन करना है, उस स्टेटमेंट का एड्रेस क्या है, 5000, ठीक है। तो अगला काम क्या होगा कि रिटर्न एड्रेस भी यहाँ पे स्टैक पे क्या होगा, पुश हो जाएगा। तो रिटर्न एड्रेस क्या है, 5000। इसको मैं लिख देता हूँ रिटर्न एड्रेस समझने के लिए, ताकि मेरे ज़हन में रहे, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, छलांग लगती है वहां पे, वो मैं सारा कुछ आपको ऐसे करके दिखा चुका हूँ। क्या मतलब, ये देखिए जरा बड़ी तवज्जो से देखिएगा।
इंट आपने लिखा इंट नम इज इक्वल टू नम, तो जैसे छलांग यहां पे लगेगी तो ये वेरिएबल क्रिएट होगा। देखिए वो क्रिएट हो चुका है, यहां आने पे समझिए ऐसे ही जस्ट इसे लेबल मिल गया क्या एन, यानी कि जो मैंने पहले बताया था ऐसे ही है, बस एक चीज और ऐड की है, वो क्या, रिटर्न एड्रेस भी यहां पे सेव कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, उसकी बॉडी के अंदर आके हमने एक और वेरिएबल बनाया, यानी कि ये जो कुछ भी बन रहा है ये किसका बन रहा है, स्क्वायर जो फंक्शन है उसका एक्टिवेशन रैकेट बन रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा, और इसके नीचे किसका किसका एक्टिवेशन रैकेट था, मेन फंक्शन। अच्छा जी, अब जरा इसके अंदर एक वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है, रेस, उसके अंदर वैल्यू आ गई 0। उसके बाद हमने n के अंदर ये देखें n के का स्क्वायर किया, उसका जो भी आंसर आया किसके अंदर रखा, रेस के अंदर, वो वैल्यू क्या बन गई, वो वैल्यू क्या बन गई 100। बड़ी तो जो फरमानी है प्लीज आप। अब रिटर्न स्टेटमेंट से क्या होगा, एक तो वैल्यू रिटर्न होगी, बड़ी तो से देखिएगा, मैंने लास्ट ही आपको बताया कि रिटर्न कहां जाएंगे, रिटर्न कहां पे जाना है, इस एड्रेस पे जाना है, रिटर्न कहां पे जाना है, इस वाले एड्रेस पे, किस वैल्यू को लेके, जो रेस के अंदर पड़ी है। ठीक है, और यानी कि पहले जो मैं आपको बता चुका तो उसके अंदर रिटर्न एड्रेस की बात नहीं की थी कि वो कहां से मिलेगा, बैकएंड पे कहां पे पड़ा है, वो स्टैक पे पड़ा है। तो प्रोसेस है अपने किसी रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू मूव करवाएंगे, कुछ स्टेटमेंट ऐसी एग्जीक्यूट होंगी जिसकी वजह से वो एड्रेस मूव होगा, यानी कि कंपाइलर जो कोड जनरेट किया होगा आपके फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, उसके अंदर कुछ ऐसा होगा कि वो एड्रेस ऑटोमेटिकली एक किसी रजिस्टर के अंदर, जिसका नाम शायद आपने सुना हो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ऐसा कुछ, ठीक है, उसके अंदर कॉपी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल वहां चला जाएगा किस वैल्यू के साथ जो इसके अंदर पड़ी है। ठीक है, और ये दो काम हो गए। तीसरी बात क्या, ये सारा कुछ जो स्टैक पे है इस फंक्शन का, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऐसा करने से बड़ा बड़ी वजह से देखिए, ऐसा करने से मैं जब वापस जाऊंगा मतलब तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, और इससे का वैल्यू क्या आ जाएगी 100, और ये इसे असाइन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां तक, और उसके बाद सी आउट हम करवाएंगे, ठीक ऐसे ही है ना, किसको करवाएंगे, रिजल्ट को, और उसके बाद जैसे हम बाहर आएंगे तो मेन से बाहर आएंगे तो मेन के मुतल्लक का भी जो कुछ भी है स्टैक पे पड़ा वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब जरा फंक्शन कॉलिंग के मैकेनिज्म को दोबारा से देख ले। जब ये डाटा कॉपी हुआ, जरा बड़ी तवज्जो से देखिएगा, मुझे ये बताना है कि इस फंक्शन से बाहर जब आए, यहां मैं सी आउट स्टेटमेंट डालूं क्या, नम, मुझे आपने ये बताया, हाथ खड़े करने शायद, सी आउट यानी फंक्शन को मैंने नम की वैल्यू पास की, आपको सारा समझा भी दिया जी कैसे काम सारा हो रहा है, मुझे बताना है हाथ खड़ा करके नम की वैल्यू क्या होगी, हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है जी, हाथ खड़ा करना है, आप बताएं 10 होगी 100 होगी जी, 10, हाँ जी 10। देखिए कॉल बाय वैल्यू आपने खुद देख लिया स्टैक के ऊपर कि इसकी वैल्यू को हमने कॉपी किया यहां पे, और इसका कोई एक और लेबल बन गया, और जो चेंज आई है इवन एन के ऊपर भी नहीं आई, वो रजिस्टर के अंदर आई है। इवन मैं कहता हूं अगर ऐसा भी कर लें, जरा देखिए मजे की बात, इसको मैं जानबूझ कैसे करने लगा, मैं इसे एन ही कर देता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं जी, मैं कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम, मैं ऐसे ही कर दूं समझाने के लिए। अब चेंज किसके अंदर आई है, एन के अंदर, नम के अंदर चेंज आई है, नो, नम को तो हाथ भी नहीं आपने लगाया, आपके प्रोग्राम के फंक्शन ने उसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ कॉपी के अंदर चेंज की है, यहां चेंज की है। अब जैसे ही उस फंक्शन के अंदर वापस आए हम, तो यहां नम की वैल्यू स्टिल क्या है, देख लें यहां पड़ी, देख लेना आप क्या वैल्यू है 10। दिस इज मैकेनिज्म कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। देखिए ऐसे ही है, देखिए आपके पास एक लेटर है, आपने वो लिखा, आप चाहते हैं ये लेटर जो मैंने लिखा है, मेरा एक दोस्त की अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, मैं उससे चेक करूँ यार थोड़ा तुम चेक कर लो, तो दो तरीका से आप कर सकते हैं। एक क्या कि आपके ना इसकी कॉपी करवा लें, फोटो कॉपी करवाएं और फोटो कॉपी अपने दोस्त को दे दें। अब वो जो चेंज करेगा, एडिट करेगा, किसको करेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करेगा, कॉपी करेगा, कॉपी को। जब एडिट करके आपको वापस देगा, चेंज कहां पे होगी, कॉपी पे होगी, ओरिजिनल पे चेंज होगी, नो। एक एस्पेक्ट तो ये है। अच्छा दूसरा एस्पेक्ट क्या है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस दोस्त को पकड़ा दें, अब जो डॉक्यूमेंट आपके पास वापस आएगा तो चेंज कहां पे होगी, ओरिजिनल पे। अब जो पहला मैकेनिज्म जिसके अंदर आपने दोस्त को आपने कॉपी दी,
जिसमें आपने अपने दोस्त को अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी दी, उसने जो चेंज की है कॉपी पे की है, ओरिजिनल को कुछ हुआ? नो, दिस मैकेनिज्म कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। और दूसरा मैकेनिज्म जिसके अंदर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने दोस्त को पकड़ा दिया और उसने जो चेंज की, कहां पे चेंज की? ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर, जो कभी नहीं किया मैंने, अभी मैं करने लगा हूं। तो अब वो देखेंगे वो जो चेंज कहां पे होगी? ओरिजिनल। अब वो कॉल बाय रेफरेंस क्या है? उस मैकेनिज्म को कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ये कॉल बाय वैल्यू वाला मैकेनिज्म था, अब मैं कॉल बाय रेफरेंस, इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा एडिट करने लगा। बड़ी तवज्जो से, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ लेक्चर बाद हमने इस वाले आइडिया को और डिटेल से देखना है। मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा, देखें जरा। आपको चेंज नजर आ जाए, बस मैं उसको ये दिखाना चाह रहा हूं जी। अब चेंज देखें मैंने क्या कर रहा हूं, मैं ना कुछ स्टैटिक डालने लगा हूं। कहां कहां पे? ये असाइनमेंट भी है, इसलिए जरा गौर से देखना, लैब के अंदर भी सवाल आएगा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का, बड़ी तवज्जो से देखना है। ये मैं चेंज दिखाने जा रहा हूं और टोटल चेंज है। ये जो चेंज जो मैंने किया है ना, अब ये फंक्शन की जो इंप्लीमेंटेशन मैं दी है और ये जो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, ये कॉल क्या है? दिस कॉल इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। कि आपने क्या किया है? ओरिजिनल वेरिएबल का एड्रेस ही पकड़ा दिया है, किसको? उस फंक्शन को। और ये फंक्शन अब क्या कर रहा है? अपनी बॉडी के अंदर जो चेंज कर रहा है ना, किसको कर रहा है? ओरिजिनल वेरिएबल, किसको? नाम को चेंज कर। इसकी वजाहत कुछ और, बड़ी तवज्जो से देखिए। ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, यहां से वहां छलांग लगेगी तो इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट ऐसे कुछ चलेगी, इंट एन स्टैटिक। इसका मतलब क्या है? एन एक, ऐसा करें तो एक सादा वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू आएंगी। ऐसा करें तो इसका मतलब क्या है? कोई स्पेशल तरह का वेरिएबल है जिसके अंदर क्या आएगा? एड्रेसेस आएंगे। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, एड्रेस रखने वाला वेरिएबल, तो भाई इसको एड्रेस असाइन करते हैं। तो एड्रेस असाइन करने का क्या सेंटेंस होता है? ऐसा लिखूं तो वैल्यू किसी वेरिएबल की असाइन होती है, लेकिन चूंकि ये एड्रेस रखने वाला वेरिएबल, तो यहां मैं क्या लिखूंगा? 10%। ऐसा करने से क्या होगा? जैसे मैंने किया है ये ऐसे ही हो रहा है, इस स्टेटमेंट से ऐसे ही हो रहा है ना। इसके अंदर क्या चला गया? क्या चला गया? एड्रेस। बड़ी तवज्जो से प्लीज, मैं इसको बहुत आसान करने लगा हूं, कितना जितना मैं कर सकता हूं। वो क्या? ऐसा समझे, ऐसा करने से ना ऐसा कुछ हुआ क्या? ये जो नम है ना, इसकी और बड़ी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह जो हम करेंगे भी। ऐसे समझिए, जो नाम है ना, इसका अब एक और नाम भी है। वो क्या है? एन स्टैटिक। जब जब भी एन स्टैटिक आप कहेंगे ना, इसका मतलब क्या है? नम। ठीक है। इसकी और भी वजाहत है, लेकिन वो मैंने भी नहीं कर रहा, बस इतने ही समझे। अब देखें जरा, अब मैं एन स्टैटिक यहां पे एक दफा डाटा टाइप के साथ लिखते हैं, उसका मतलब तो आपको समझ आ गया ना। ऐसा करने से क्या हुआ, जरा देखेंगे। ऐसा करने से ये हुआ कि इस फंक्शन के कॉल के साथ अगर मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूं, ये वाली चीज दोबारा अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, इस स्टेटमेंट का इफेक्ट यह है कि कॉपी हो, क्या हो? कॉपी क्या चीज हो? एड्रेस। किसका? नाम का। नाम का क्या एड्रेस है? अपने तौर पे लगा दे कुछ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसका एड्रेस है 500। ठीक है। तो अब क्या होगा? 500 एड्रेस, जो भी एड्रेस है उसको कॉपी हो जाएगा। कहां पे? वो कॉपी होने वाला मामला ऐसा ही है, पहले भी कॉपी हो रहा था, अब भी। पहले कंटेंट्स कॉपी हो रहे थे, अब एड्रेस कॉपी हो रहा है। तो यहां क्या चला गया? 500। उसके बाद क्या होना है, डिटेल से बताऊं तो यहां पे क्या आएगा? अगले काम का रिटर्न एड्रेस। अगले काम का एड्रेस क्या रखा हमने? 5 को चेंज कर लेते हैं, एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, 8 कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, इसको 8 कह देता हूं मैं, 8000। ठीक है, ये बात क्लियर है? समझ आ गई बात? जो पहले पैटर्न बताया था कि जो भी कंटेंट्स हैं वो कॉपी होंगे, कंटेंट इस वाले केस के अंदर एड्रेस है वो कॉपी हुआ। उसके बाद रिटर्न एड्रेस, जाना है तो वापस भी तो आना है ना, तो वापसी का एड्रेस। हम वापस घूम के पता नहीं कहां जाना है, तो वो तो नहीं, हमने पक्का पता रखना है कि कहां वापस आना है हमने। ठीक है, तो वो रख लिया। उसके बाद हाँ जी, यानी कि उसके बाद क्या करेंगे हम? उस फंक्शन की
उस फंक्शन के हेडर पे पहुंच गए, यानी जिस लाइक ऐसे समझ लें अंडर द हुड ये काम इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसी वाली ये काम हुआ। क्या मतलब, आप जैसे यहां पे पहुंचते तक इस वाली मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, एन, ठीक है। या अगला मैंने काम कह दिया कि इस वाली बॉडी का, इस वाले वेरिएबल का नाम अब दूसरा क्या है, एन स्टैरिक, ठीक है। ये बात समझ आ गई, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब हम उस फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गए। अब जब भी एन स्टैरिक मैं कहूंगा ना वेरिएबल के नाम के मुताबिक, इसका मतलब है उस वाले डब्बे, जिस डब्बे का एड्रेस इसके अंदर आया है ना, उसके कंटेंट्स को आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एन स्टैरिक कहूंगा, इसका मतलब क्या है, इसका वैसे मतलब भी थोड़ा सा बता दो, वैल्यू एट दिस एड्रेस। ये एड्रेस क्या है, देखिए वैल्यू एट दिस एड्रेस, ये एड्रेस की वैल्यू पुट कर ले। एन के अंदर क्या पड़ा है, एन के अंदर क्या पड़ा है, एन के अंदर क्या पड़ा है, 500। 500 स्टैरिक करूं, उसका मतलब है 500 पे, 500 एड्रेस पे क्या कंटेंट्स है, वो क्या है, 10, ठीक है। इस तरह से करके देख लें। या अगर आपको ये मुश्किल आता है, कोई बात नहीं, ऐसे समझ लें एन स्टैरिक उसी डब्बे का दूसरा नाम है, ठीक है। अब मैं एन स्टैरिक मल्टीप्लाई बाय एन स्टैरिक करूं, इसका मतलब क्या है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया और आंसर एन स्टैरिक के अंदर ही रख दिया। ऐसा करने से कहां पे चेंज आई, यहां पे वैल्यू आ गई क्या, 100। अब इस फंक्शन से आप वापस आए, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, सॉरी, अब एक और बात, यहां रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है, नो। इस फंक्शन ने चूंकि ओरिजिनल को चेंज करता है तो इसे रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं, करवा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है यहां पे। इसको मैं वाइड लिख देता हूं, मजे की बात रहा था, गौर से देखिए, इसको मैंने क्या कर दिया, वाइड कर, क्योंकि इसने ओरिजिनल को चेंज कर दिया ना, तो इसलिए नहीं। अब मैं इस फंक्शन से वापस जा रहा हूं, इस फंक्शन से मैं वापस जा रहा हूं, इसकी कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसकी क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट भी अंडर द हुड ऐसे ही समझे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन उसके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं होता, कोई पैरामीटर वैल्यू रिटर्न आप नहीं करवा रहे, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट लेकिन उसके साथ कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। अब जैसे इस फंक्शन से वापस आएंगे, रिटर्न होंगे, तो क्या होगा, इस फंक्शन के मुताबिक जो कुछ भी एक्टिवेशन रैकेट है वो क्या हो जाए, डिस्कार्ड। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें डिस्कार्ड, ये जो क्रॉस लगाया मैंने ये खत्म। अब दोबारा से आ जाए मेन के अंदर, ठीक है, मेन के अंदर। अब मैंने ये असाइनमेंट यकीनन मुझे करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे समझे, ये जो 400 मैंने 4000 एड्रेस लिखा, ये बेसिकली इस स्टेटमेंट का लिखा, ठीक है। इस स्टेटमेंट पे अब आउटपुट कराएं, सी आउट करें, नाम क्या वैल्यू, हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा करने चाहिए, आप बताएं, शाबाश। नाम की वैल्यू क्या है, 100, नाम की वैल्यू क्या है, 100। क्या मतलब, ओरिजिनल कंटेंट चेंज हो गए, ओरिजिनल कंटेंट चेंज हो गए, कॉल बाई वैल्यू के अंदर ओरिजिनल कंटेंट चेंज नहीं हो रहे। इसके बेतहाशा इस्तेमाल हैं, इंशाल्लाह आपको लेटर ऑन हम बताएंगे। जब पॉइंटर की बात करूंगा फिर मैं इसको कॉल बाई रेफरेंस को क्यों हम ये इस्तेमाल करते हैं, क्यों है कॉल बाई रेफरेंस, इसकी वजाहत इंशाल्लाह वहाँ पे हम करेंगे। जो मैंने डॉक्यूमेंट आपसे शेयर किया उसके अंदर कुछ टास्क हैं, उसके अंदर अगेन कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस का इस्तेमाल है। जो लैब आपकी होगी, जो क्विज होगा, उसके अंदर हम इस तरह के जो है ना चीज़ें, कॉन्सेप्ट को आप पूछेंगे हमसे। कोई सवाल है तो कर लें जी, कोई सवाल, कोई सवाल, ठीक है। चलें, आज का लेक्चर यही, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर जो है हम रिकर्जन की बात करेंगे, ठीक है।